what you are. जेएनयू ने इस मुल्क में आवाज उठाने के ट्रेडिशन को जिंदा रखा है। उस दौर में जब इस देश में आवाज उठाना गुनाह बन चुका है, उस दौर में जबकि सोशल मीडिया पोस्ट पे लोगों को पनिश किया जाता है, उस दौर में जब अडानी का सच बताने के लिए किसी को 1 साल जेल में भेज दिया जाता है, ऐसे दौर में आप लोग जेएनयूएसयू उस ट्रेडिशन को जिंदा रखे हैं कि बोल के लब आजाद है तेरे, उस ट्रेडिशन को आपने जिंदा रखा है। So such में the only reason I'm here is just to say thank you. You've done such a great job and I'm so proud of what you've done. ये रस्टिकेशन वगैरह आएंगे जाएंगे, ये सब होता रहेगा। ये नए खेल नहीं है, पुराने खेल हैं, होते रहते हैं। और मैं समझता हूं कि ये दिखाता है कि कितने घबराए हुए हैं। ये कुर्सी पे बैठे लोग इतने घबराए रहते हैं कि छोटे से सवाल को सुन नहीं सकते। एक जमाना था जब जेएनयूएसयू के प्रेसिडेंट ने इस देश के प्राइम मिनिस्टर का रास्ता रोका था और यूं सामने खड़ा होकर प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछे थे। और एक ये वक्त है जबकि, और एक और भी वक्त था जब प्राइम मिनिस्टर की सभा में लोगों ने बोला था और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इन बच्चों को कोई किसी तरह का पनिशमेंट, किसी तरह का पेनलाइजेशन नहीं होना चाहिए। और एक ये जमाना है, कितने घबराए हुए लोग होंगे। सो दे डिजर्व योर सिंपैथी। बेचारे घबराए हुए हैं, जितनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं उतने ही डरे हुए लोग हैं। व्हाट वी आर डूइंग हियर इज टू रिकवर स्पेसेस। जब मैं स्टूडेंट था तो रात 9 बजे, 9:30 बजे खाना खाने के बाद मेस में हर रोज कुछ ना कुछ डिस्कशन होता था। वो खत्म कर दिया गया है। कुछ साल पहले तक यहाँ यूनिवर्सिटी में क्लासरूम्स में, सेमिनार रूम्स में हर तरह का डिस्कशन हो रहा था, वो भी काफी हद तक बंद कर दिया गया है। तो इसलिए ओपन एयर में आके हम उस स्पेस को रिकवर कर रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूं। तो मेरा असली काम तो पूरा हो गया। अब इन्होंने कोई लंबा सा टॉपिक भी मेरे को पकड़ा रखा है, मैं उस पर कुछ बात कहना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि खुल के बातचीत हो। और मैं शुरू में ही कह दूं, जो कोई भी साथी जो मैं कह रहा हूं उससे डिसएग्री करते हैं, उन्हें मैं इनवाइट करूंगा कि प्लीज आप सवाल जरूर पूछिए। और मैं आप सब से जो मेरी बात से अगर एग्री करते हो उन लोगों को कहूंगा कि प्लीज हैव पेशेंस, गिव देम प्रेफरेंस, लेट देम आस्क क्वेश्चंस ऑफ एनी काइंड। क्योंकि हम खुली बातचीत चाहते हैं। कुर्सी में बैठे हुए लोग भले ही डरे हो सवालों से, हम सवालों से डरे नहीं हैं, हम सवालों को इनवाइट करते हैं। एंड आई प्रॉमिस यू, आप जो भी पूछेंगे मैं पूरा कोशिश करूंगा कि एक ऑनेस्ट आंसर आपको दे सकूं। वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ क्वेश्चंस। ये जो यूजीसी रेगुलेशन के बहाने इस देश में जो बहस हुई है, सच बात यह है उसका यूजीसी से और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से कोई लंबा चौड़ा संबंध नहीं। ये एक पॉलिटिकल डिबेट है और बीजेपी के सपोर्टर्स का जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है उससे निकली हुई डिबेट है। और इस पूरी डिबेट में, और इतना बुरा हाल है हमारे देश के मीडिया का कि इस पूरी डिबेट में बिल्कुल सिंपल फैक्ट्स भी लोगों के सामने नहीं रखे गए। आप में से ज्यादातर लोगों को शायद पता होंगे, बट अलाउ मी टू रीस्टेट दैट बिकॉज आई वांट ऑल ऑफ यू to know exactly what the facts of the case are.
पता नहीं है, टीवी पे बहस होती, मैं सुनता हूँ, हंसता हूँ, रोता हूँ कि कुछ पता ही नहीं है क्या बात कर रहे हैं, और कभी कभी मुझे लगता है समर्थन करने वालों को भी नहीं पता. Okay. I'm sorry, I just assumed. I'm a little more comfortable in Hindi, but I'll now mix the two. Yeah? Mixing is all right? Yes, mixing. So, the real tragedy is that we carry out these debates without an elementary awareness of the basic facts of the case. So, here are the 4 or 5 major misimpressions. First, the impression is the UGC on its own has come out with something very new. So number one, the impression is that these regulations are altogether new. Number two, that they have been brought about at the initiative of the UGC. Number three, that there is something anti-general caste here, something draconian about these regulations, something which goes against general castes, and hence all the protest. तो सबसे पहले मैं इन 3 बातों के बारे में ही आपको बता दूं why I think all of these are completely untrue. पहली बात, there is nothing new about these regulations. This is merely a revised version of regulations that were initiated in 2012. ऐसा नहीं है कि अचानक इस देश में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी और एक नया रेगुलेशन आ गया है. I say so because I used to be a member of the UGC. In 2012, I was a member of the UGC, University Grants Commission. तब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के पास भारत सरकार का एक चिट्ठी आया. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड दैट वी वांट some guidelines to be framed, some anti-discriminatory guidelines on caste to be framed by the UGC. We appointed a committee. Committee gave a report. They framed a thing. We improved upon it a bit. I was personally involved in that. We consulted some of the leading academics of the country who have worked on caste discrimination, on other forms of discrimination. We consulted some of the leading social justice lawyers of the country. उनको दिखाने के बाद this first regulation came out. It was worked out in 2012, so it carries the year 2012, but it actually came in operation in 2013. ये रेगुलेशन था क्या? क्योंकि सब लोग भूल जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के बाद हम ये भी भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि इन रेगुलेशन को वापस लागू कर दिया जाए. ये रेगुलेशन क्या कहते थे? जैसा मैंने बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट ये किया था कि आप एक रेगुलेशन बनाइए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे. हमने एक कमेटी की रिपोर्ट के बाद उसको थोड़ा सा वाइडन कर दिया. So the regulations of 2012 were called Promotion of Equity in Higher Educational Institutions, Regulation 2012. इसके ज्यादातर प्रोविजन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में थे, लेकिन इसका स्कोप वाइडन करके इसको कहा गया था that this is about depriving a student or a group of students on the basis of caste, creed, religion, language, ethnicity, gender, disability of access to education of any type. So what we did was we expanded the scope of this beyond just caste discrimination. We expanded it to include all forms of discrimination. And as you can see, this particular language which I just read out is actually taken straight from the Constitution of India.
Constitution of India, Article 14 prohibits any kind of discrimination. This language is taken straight from. उसके बाद इसमें specifications थे. What does discrimination mean? What does harassment mean? What does it mean in a lab situation? What does it mean in a library? What does it mean in the relationship between a supervisor and student? ये सब details थे. और इसमें एक बहुत simple skeletal mechanism था कि हर यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा. वो ऑफिसर इन चीज़ों की जांच करेगा और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को अपील किया जाएगा. देयर वाज अ वेरी स्मॉल प्रोविजंस अबाउट हाउ इट वाज टू बी इम्प्लीमेंटेड. दिस इज ब्रॉडली व्हाट इट वाज. इट्स वेरी अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन. कोई खास कोई छुपा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 2026 regulation of the UGC is only a revised version of the regulations that existed earlier. Earlier regulations also spoke about caste injustice. Earlier regulations also mentioned SC and ST specifically. इसमें clearly नाम लिखा हुआ है SC and ST का. No higher education institution shall discriminate a student belonging to the scheduled caste and the scheduled tribe categories. तो clearly वहां पे भी था. तो ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ऑल टुगेदर नई चीज आ गई है. पॉइंट नंबर 1. दूसरी बात ये कि ये यूजीसी ने अपने आप कुछ कर दिया 26 में, ऐसा कुछ नहीं है. आप ही सोचिए, ये सरकार जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की हर बात से बचने की कोशिश करती है, ये सरकार जिसको कास्ट सेंसस के लिए धक्का दे दे के इससे कास्ट सेंसस करवाया गया, ये सरकार कभी खुद आके कोई एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन लाएगी क्या? ऑब्वियसली दैट इज नॉट द केस. हुआ क्या है? देयर इज a Supreme Court case and the Supreme Court had ordered the UGC to change its regulation. ये अपने आप कुछ नहीं हुआ. It's on the explicit instructions and orders of the Supreme Court. केस क्या था? This was the case filed by two mothers, रोहित वेमुला's mother and पायल तड़वी's mother. ये दोनों कौन है? रोहित वेमुला के बारे में आप जानते हैं. पायल तड़वी ने भी बॉम्बे में मेडिकल कॉलेज में सुसाइड किया था. ये दो माँ जिनके बच्चे इस देश में डिस्क्रिमिनेशन की वजह से अपनी जिंदगी खत्म करने पे मजबूर हुए, जिनके बच्चे मर गए थे, ये दो माँ सुप्रीम कोर्ट पहुंची और इन्होंने कहा कि हमारे बच्चे के साथ जो हुआ वो किसी और बच्चे के साथ ना हो. दैट इज बेसिकली द केस. इट स्टार्टेड इन 2019. जैसा कोर्ट में होता है, केस लंबा खिसकता है, बेंच बदलती रहती है, वो सब होता रहता है. बट दैट इज व्हाट द केस इज. सो द यूजीसी केम and UGC said, oh, we already have regulations on this. We don't need anything fresh. सच बात यह है कि यूजीसी ने 2013 में रेगुलेशंस को बनाने के बाद इंप्लीमेंट करने के लिए कोई एफर्ट नहीं किया था. Everyone was sleeping, no one knew about it. मगर जब सुप्रीम कोर्ट में केस आ गया तो यूजीसी गई नहीं, हमारे पास तो रेगुलेशंस हैं. सुप्रीम कोर्ट took a look at it and the advocate from the other side, Indira Jaising was the advocate. इंदिरा जयसिंह ने कहा कि इस रेगुलेशंस में कई लूप होल्स हैं, कई वीकनेसेस हैं. एंड एज समवन हु वाज इन्वॉल्व्ड इन फ्रेमिंग दीज रेगुलेशंस, आई हैव नो हेजिटेशन इन एडमिटिंग कि पुराने रेगुलेशंस में कई इंस्टीट्यूशनल लूप होल्स थे. तो कोर्ट ने कहा कि आप इसको ठीक कीजिए. लूप होल्स क्या थे? कोर्ट ने बताया इन सब चीज़ों को. कोर्ट ने कहा कि आप जो अगर इंस्टीट्यूशनल हेड के खिलाफ कंप्लेन हो तो व्हाट डू यू डू? कोर्ट ने कहा कि आपने इतना लंबा पीरियड दिया है, आपने सिर्फ एक ऑफिसर को अपॉइंट किया है. वी नीड ए मोर इलेबोरेट मैकेनिज्म टू एड्रेस इट. वी नीड शॉर्ट एंड क्लियरली डिफाइंड डेडलाइंस. वी नीड अपील बियॉन्ड द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन. ऑल दीज आर गुड स्टेप्स. So the court asked the government, the UGC specifically, to please go and revise these guidelines. कोर्ट ने क्या कहा
This court case has been going on and on. I will read out the last instructions of the court. कोर्ट ने यूजीसी को 2024 में ही कह दिया था कि आप रिवाइज कीजिए. 2025 the UGC came out with draft regulations. The first draft was circulated by the UGC. Indira Jaising again went to the court to say this draft is not good enough. And here is an order of the Supreme Court of September 2025. September 15, 2025, the Supreme Court is giving the following order. It says, Indira Jaising has brought out these points. Having gone through the note, we find that the following issues have been broadly highlighted by the learned senior counsel, namely 1, 2, 3, 4, ये सारी चीजें हैं, where they specifically says, point 4 says grievance redressal. A grievance redressal committee where 50% of the members belong to SC, ST, OBC community, and with a chairperson from that very community ought to be constituted. Mind you, the court is asking the UGC to take this suggestion into account. The suggestion in court's own language says SC, ST, OBC. And when the UGC does it, the court says, oh my God, what have you done? Desh baant rahe ho aap. Incidentally, do you know what the bench was? The bench which gave this order in September 15, 2025 is Justice Suryakant and Justice Bagchi. The very same judges who found it so obnoxious just a few weeks ago. I'm not commenting on the judiciary. I'm just putting facts before you. So number 2, this is not something that the UGC or the government did on their own. They were ordered to do so. They were ordered specifically with a note where SC, ST, OBC was mentioned by the court in its order. So दूसरी बात. तीसरा, there is an impression कि पिछले वाले रेगुलेशंस तो ठीक थे, ये रेगुलेशन जो हैं ये जनरल कास्ट के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करते हैं. That's a very widespread impression. I think we need to understand and address that. Because I'm not here to simply take side of one caste against another caste. हम में से कोई भी एप्लीकेशन दे के पैदा नहीं होता. I don't remember having applied to be born a Yadav. किसी ने नहीं किया है. हम जहाँ पैदा हो गए. No one has particular reason to feel ashamed of it. Nor is there any particular reason to feel proud of. क्योंकि जो हमने किया ही नहीं उसमें shame और pride की क्या बात है. I'm not here to take sides. And I really want to understand why is it that people feel that this is a very draconian version. Now, in order to understand that, you have to understand the difference between the 2012 and 2026 regulations. What is the difference? Broadly, there are 3 differences. Number 1, the UGC 2026 regulations have strengthened the mechanism. जो कोर्ट ने कहा था कि आप स्ट्रेंथन कीजिए, इन्होंने स्ट्रेंथन किया है. I personally find it quite decent. सिर्फ एक equal opportunity officer की बजाय they have come up with a committee. They have given clear deadlines. Any case should be disposed of in the following number of days. They have a clear system of appeal which now goes beyond the head of the institution. There is an ombudsperson to which you can appeal. So the system has been improved. I don't think anyone can take exception to that. There is absolutely no draconian provision whatsoever here.
अगर किसी साथी को लगता हो, please point it out, we'll discuss it. Because there are some provisions, some good laws which do contain some draconian provisions. For example, our anti-rape law contains some very, very strong provisions. The moment I'm accused of rape, then the onus is on me to prove that I did not do it. That's a very strong legal provision, which can in some cases cause injustice as well. SC/ST Atrocities Act again has some very, very strong provisions, which in some cases can end up putting the person accused in a very awkward situation if the person happens to be innocent. But there's absolutely nothing of that kind in this regulation. It's a simple thing. There is a complaint, there is a committee, normal hearing, first appeal, second appeal. There is no transferring of the onus on the accused, which is one of the strongest provisions. There's nothing of that kind here. What is draconian? I don't understand. The second thing that has changed in this regulation compared to 2012 is that certain definitions have been diluted. So on the one hand, 2026 is stronger than 2012. In another way, it's weaker than 2012. और वो क्यों है? क्योंकि 2012 में specifications थे. What is harassment? What is victimization? और यूनिवर्सिटी की कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है. सुपरवाइजर स्टूडेंट रिलेशनशिप में, इन सब चीज़ों में दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट हैपेंड. यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत क्रूड तरह की चीज़ें तो होती नहीं, सोफिस्टिकेटेड चीज़ें होती हैं. So the 2012 regulation had very detailed description of what kind of harassment, victimization, discrimination normally happens in a university setting. Unfortunately, all those details have been omitted in the 2026 regulation. इन चीज़ों पे बहस ही नहीं होती. हमारे मीडिया वगैरह में इतना कम पता होता है लोगों को. लंबी लंबी बहस होती है, पता किसी को नहीं होता कि क्या बात कर रहे हैं. So, in the 2012 regulation, for example, there is this detailed description of what is harassment. I just read out that bit to you, just to give you a flavor of what there was, what is not here. That this bit has been diluted. It says the higher education institution or constituent of higher education institutions shall prohibit all persons and authorities of higher education institutions from harassing or victimizing any student by announcing verbally or otherwise in the class the names of caste, tribe, religion or region of the student, by labeling student as reserved category in the class, by passing derogatory remarks indicating caste, social, regional, racial or religious background as reasons of underperformance in the class. These are exactly the kind of things that happen. By allotting differential time to any student to meet faculty as compared to other students. So these were the kind of details that it went into. By keeping any student idle in the laboratory and not allowing him or her to work even if she is allowed to enter. By earmarking separate seats to any student or a group of students in the reading hall. By following differential treatment to any student regarding issue of books or journals or magazines, by treating any student or section of student separately in utilizing the sports facilities on the basis of their caste, creed, region or religion. Now, this is the kind of detail that 2012 regulation had on victimization, on harassment, on discrimination. And the Supreme Court did not say there is anything wrong with this. But the government said, yeah, you want us to revise, of course we'll revise. और जैसा होता है इन सब चीज़ों में अंदर से खेल हो जाता है. ब्यूरोक्रेसी का एक कैरेक्टर होता है ना. और इस देश में जैसे कास्ट सेंसस के साथ हुआ था, once these things are handed to bureaucracy, and given the social character of our bureaucracy, certain things quietly happen. So that's what really happened. The court did not say that you have to remove these clauses. The court did not say you have to dilute this. But the UGC on its own
quietly diluted it. So that is the second change that has happened. The third change that happened, and I suspect that's what all the protest is all about. The third change that happened was that in 2012, it specifically mentioned SC and ST. In 2026, it mentions SC, ST, OBC. This is where the real problem is. Not from my side, but from the protesters' side. As you can see, there's absolutely nothing draconian in the provision. If there is one, please point it out. There is nothing wrong about the strengthening of institutional mechanism. If anything, there is a weakening of definitions. What is the protest about? The protest is, why have you included OBC? And this, to my mind, is a political protest. The unease is this, that you must have noticed that almost the entire protest against this regulation has come up not from the Andolanjivis of this country. The entire protest has come from the supporters of the regime. Isn't it odd? कि सरकार के खिलाफ सारी प्रोटेस्ट सरकार के सपोर्टर्स कर रहे हैं. मोदी भक्त, आप इनके सबके वेबसाइट, इनके सोशल मीडिया अकाउंट देख लीजिए. सारे प्रोटेस्ट करने वाले लोग वो हैं जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, जो मोदी जी के भक्त हैं, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी में यकीन करते हैं. Now, isn't it odd that there is a protest by the supporters of the regime against something that the regime has done? अजीब बात है ना. Noam Chomsky had a theory which he called manufacturing of consent, कि कैसे कोई भी regime, political power अपने हक में, अपने सपोर्ट में consent, समर्थन बनाती है. ये यूजीसी प्रोटेस्ट देखने के बाद मुझे लगा we need a theory of manufacturing of dissent. The whole thing is manufactured. आप ही सोचिए ना, रिजीम के सपोर्टर्स रिजीम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रिजीम के ओपोनेंट्स कुछ नहीं कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि रिजीम चाहता था कि प्रोटेस्ट की जाए. So I did not want to do anything. He is a judge. He forced me to do something. Then I tell my friends, come and protest. And when the protest is loud, and then I indicate my media friends, क्या coverage ठीक होना चाहिए. Those channels which have not spoken to me for the last 5 years suddenly called me, सर ये यूजीसी वाले एक्ट पे बोलिए. मैंने कहा कौन सा एक्ट है? नहीं सर, कुछ यूजीसी का है, आप बोलिए. तो सर आप अपनी बात कहिए. ऊपर से पीएमओ से ऑर्डर आ गए. पीएमओ से डिसाइड होता है कि शाम को किस चीज पे डिबेट होगा. So all those 4-5 loud days when the country was preoccupied with the biggest agenda of the country was UGC regulation. All those days were days when it was orchestrated, when the media was told that you have to cover it. फिर मीडिया ने कवर किया, देश में तनाव हो गया. तनाव को सुलझाने का काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा. सो अब देखिए ना कितनी सुंदर सिचुएशन है कि इन्होंने मुझे कहा कि तुम ये काम ना करो. मैं चाहता नहीं था करूं, मजबूरी में करना पड़ गया. इन्होंने कहा करो, करना पड़ गया. लेकिन मैं खुद उसे अंडू नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? पार्टली क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, बट मोर इंपॉर्टेंटली, if the government had said that we withdraw this part, then it would be seen as an anti-OBC act, which the government doesn't want to do, obviously.
So the dilemma that the BJP, the current regime has is this, that they have a vote bank. इस देश में सब वोट बैंक की चर्चा होती है, लेकिन जो सबसे बड़ा और ऑल इंडिया वोट बैंक है उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। उत्तर प्रदेश का यादव वोट बैंक पे चर्चा होती है, एंड दैट्स करेक्ट। Yadavs of Uttar Pradesh, 60-70% of them vote for Samajwadi Party. So if you say that's a vote bank, then that's certainly a vote bank. बिहार में मुसलमान का वोट बैंक की बात होती है, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक की बात होती है, मगर कभी किसी चैनल में मैंने अपर कास्ट वोट बैंक की चर्चा नहीं सुनी। I used to do surveys on elections and I can tell you, जिस proportion में if you take Yadavs of Uttar Pradesh as a textbook example of vote bank, namely, खराब भी election होता है when the wave is against the Samajwadi Party, even then 60% Yadavs vote for them. And if it's a wave, then 70% vote for them, 75% vote for them. This is exactly the statistics of BJP's vote share among the upper caste Hindus across the country. लोकनीति के डेटा है, आप EPW में चेक कर लीजिएगा। So, बाबा, अगर that is vote bank, why is this not called a vote bank? क्योंकि हम वोट बैंक थोड़े ही हो सकते हैं, हम सोचने वाले लोग हैं, हम आगे दुनिया देखने वाले लोग हैं। वोट बैंक तो ये चरवाहे लोग होते हैं, ग्वाले लोग वोट बैंक होते हैं, हम थोड़े वोट बैंक हो सकते हैं। That could be the only mentality, otherwise why do we not call this a vote bank? So the problem with the BJP is this, that they have a vote bank which they want to preserve, understandably so, every party wants to preserve their vote bank. But BJP's vote bank is numerically very small. Upper caste Hindus in this country, आप सब लोग रिसर्च करने वाले हैं, मैंने बहुत बार इस पे माथा मारा है, they are anything between 18 to 20% of the population of this country. So BJP का वोट बैंक तो बहुत पक्का है, लेकिन है बेचारा सिर्फ 18-20%. So क्या करें? You have to expand. So BJP, in order to remain in power, has to expand, and BJP's electoral success is because they have expanded much beyond the upper caste vote bank. So BJP must be seen to be favoring the OBCs, but without annoying its original vote bank. तो ये बीजेपी के ट्रेडिशनल वोट बैंक और बीजेपी के नए पॉसिबल पोटेंशियल वोट बैंक का आपस में कॉन्फ्लिक्ट था। बीजेपी कर नहीं सकती थी। अगर बीजेपी कहती कि हम इसको वापस लेते हैं तो मैसेज जाता कि अच्छा आप ओबीसी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ एन ओबीसी पार्टी आर यू, आप क्लेम कर रहे हैं ओबीसी पार्टी होने का, तो सब कुछ शुरू हो जाता। सब देखिए कितना सुंदर है इस देश का अरेंजमेंट। रूलिंग पार्टी को प्रॉब्लम थी, कांटा फंसा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट वो कांटा निकाल देता है। अब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट को किसी ने फोन किया होगा, किसी ने उनको कहा होगा, किसी ने उनको पॉलिटिकल मैसेज दिया होगा, ऐसी बातें सोचनी भी नहीं चाहिए आपको। लेकिन देखिए कांटा निकल गया अगले दिन, ये हुआ और कांटा निकलना था, कांटा मैं निकाल नहीं सकता। और इससे खूबसूरत बात क्या होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, हम क्या करें? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। इसको हाँ, मैंने सिर्फ यही पूछा कि भाई सरकारी वकील ने क्या आर्ग्यू किया इस केस को, क्या सीरियसली आर्ग्यू किया? भाई यूजीसी वाज बीइंग आस्क्ड टू टेक बैक ए रेगुलेशन that the UGC had framed on the orders of this very court. In fact, this very bench. The minimum that the वकील should have done is to say, सर आपने ही तो सितंबर में बोला था ये करने को, ये तो कहना चाहिए था ना कोर्ट में कि सर ये आपका ऑर्डर है जो मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। जजेस को भूल भी गया होगा 4 महीने में। इतना तो वकील का काम बनता है कि सर आपने ही ऑर्डर दिया था सितंबर में, आपके ऑर्डर को मैं पढ़ के सुना देता हूं, आप बताइए क्या हो रहा है। नो, so everything is fine. UGC is happy in first framing a new regulation. They are equally happy in taking it back, and all is settled. मगर एक अच्छी चीज इससे हुई है, वो ये हुई है
कि इससे पूरे देश को पता लग गया कि ऐसा कोई रेगुलेशन है. As someone who was involved in framing this regulation, my constant sadness was कि ना तो किसी को पता है, ना कहीं implement होता है, और ये बिल्कुल मेरे, it's one of those many things which just lie on a piece of paper. No one does anything about it. And this is not just my impression. In the course of this case, the Supreme Court asked the UGC to provide data. Supreme Court ने कहा कि 2012 के regulations के तहत आपको equal opportunity cell बनाना था, आपने बनाया. So some 3,000 institutions managed to say, हाँ हमने बना दिया. I'm sure half of them had done post-dated things. वो कर के कागज में किसी फाइल में बना दिया होगा उन्होंने. Then the Supreme Court said, अच्छा आपके पास there are 3,000 institutions with equal opportunity cell and an equal opportunity officer. तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा पिछले 5 साल में कितने कंप्लेंट्स आए आपके पास? You know the total number of complaints which were submitted to 3,000 institutions, 1,400. मतलब एक इंस्टीट्यूशन के पास ऑन एन एवरेज 5 साल में आधा केस भी नहीं आया. That's the reality. In other words, they were lying defunct. But the beauty is that because of all this, because of the protest, because of the counter protest, because of your rustication, now the country gets to know about it. 2026 को हटा के इन्होंने 2012 लागू कर दिया है. फर्क सिर्फ एक ही चीज का है, ओबीसी, बाकी कोई मटेरियल फर्क है ही नहीं दोनों में. इसलिए जब पहली बार ये डिबेट हो रही थी तो मुझे एक चुटकुला याद आ रहा था. सॉरी, चुटकुला मैं हिंदी में ही बता सकता हूँ. आई डोंट नो हाउ टू टेल देम इन इंग्लिश. वो 2 लोग बैठे थे ट्रेन में, तो एक बंदे ने खिड़की डाउन कर दी. पुराने जमाने की ट्रेन, मैं तो डायनासोर के जमाने का हूँ. वो जब स्लीपर क्लास होता था जिसमें कांच का शीशा डाउन किया जाता था, तो उसने कांच का शीशा डाउन कर दिया. दूसरे आदमी ने कहा बहुत घुटन हो रही है, बड़ी गर्मी लग रही है. तो उसने 2-3 मिनट बाद उसने ऊपर कर दिया. फिर इसने कहा कि इतनी तेज हवा आ रही है, इतना वो आ रहा है, आई कांट टेक इट. तो कोई मेरे जैसा तीसरा आदमी बैठा था, वो हंस रहा था. तो इन दोनों ने कहा तुम हंस क्यों रहे हो? उसने कहा क्योंकि खिड़की में कांच नहीं है. यूजीसी रेगुलेशन का यही किस्सा है. इस खिड़की में कांच नहीं था. पूरी डिबेट चल रही थी. Sorry, you didn't miss anything. It's just a joke about things being, disputing things which actually are non-existent. So in reality, the 2012 regulation was never implemented honestly. It was a piece of paper which was lying there. And therefore, this entire debate on whether 2012 is better or 2026 is better really was like a debate in those khirki ke kaanch wali jo debate thi. That is what the debate was about. Because it makes no difference. Wasn't being implemented anyway. But now, thanks to the controversy, thanks to the debate, thanks to a television coverage, and thanks to the rustication in JNU, the whole country gets to know about it. And my expectation, my hope, and my appeal is that this is the moment to raise that larger, deeper question of discrimination in higher education institutions. Something we have shied away from, something we all know exists. And I'm not saying caste discrimination is the only thing that exists. I think there's a massive gender discrimination, an enormous, shameful amount of sexual harassment going on in our higher education institutions. I've been a teacher, I've been a researcher outside, I've been a member of UGC, and I do know that there is enormous discrimination happening in our higher education institutions. There is a recent book, a year ago, Professor N. Sukumar from Delhi University, he has a book
which simply is on this question. So we have a full-fledged academic book which simply tracks caste discrimination in India's higher education institutions. And it provides such strong evidence of what happens. I'm sure आप लोगों से पूछूंगा तो आप लोग भी बताएंगे. It interviews 600 SC, ST, OBC students. SC, ST students, sorry. No, I'm sorry. SC, only 600 SC students. And 2/3 of them report one or another form of caste-based discrimination against them personally. 2/3 of them. तो ये तो कोई कह नहीं सकता कि होता नहीं है हमारे. सेक्सुअल हैरेसमेंट जिस लेवल पे होता है हमारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, आज हम सब उछल उछल के एप्स्टीन की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी दिन इस देश की यूनिवर्सिटीज का एक ईमानदार ऑडिट हो गया, पता नहीं कितने एप्स्टीन निकलेंगे हमारी यूनिवर्सिटीज में. सच बात ये. आई मीन आई फील अशेम्ड ऑफ सेइंग ऑल दिस, बट दिस इज द फैक्ट. वी हैव नोन इट. दिस हैपेंस. सो डिस्क्रिमिनेशन एक्सिस्ट्स. And unfortunately, this is happening exactly at that historic moment when the character of higher education institutions in this country is changing. ये इतिहास का वो दौर है जब पहली बार बहुत बड़ी संख्या में दलित, आदिवासी, ओबीसी, इन तमाम वर्गों के लोग यूनिवर्सिटीज में आ रहे हैं. Our universities are becoming socially inclusive for the first time. और उसी दौर में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी बढ़ रहा है. सो एक मायने में जब पहली बार समाज के हाशिए पे खड़े हुए वर्ग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आने शुरू हुए, तभी हमारी हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस के दरवाजे बंद होने शुरू हुए. This is exactly the moment when our higher education institutions are being deprived of public funding. जब तक बड़े बाप के बच्चे पढ़ते थे तब तक बहुत पैसा हुआ करता था इंस्टीट्यूशंस के पास. जैसे ही साधारण लोग आने शुरू हुए, अब हमारी रूलिंग क्लास के पास यूनिवर्सिटीज के लिए पैसा नहीं बचा है. जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, अगर हमारी हिस्ट्री का कोई भी एक दौर था when we needed massive infusion of public funding in our higher education public institutions, this is that moment. And this is when they pulled back. Just when students from disadvantaged communities are entering, this is the moment when we don't want to even acknowledge caste-based discrimination. And that is why I think it's very important. It's very important for all of us to stand together on this issue. It's so heartening to see that so many of you have come, that and I'm sure all of you are not necessarily those who would stand to benefit from this regulation in a direct sense. Which is to say, I'm fairly confident that all of you standing here are not SC, ST, OBCs. But that is the point. You are not in that sense a beneficiary of these regulations. But we all are beneficiaries of a more just university system. A higher education of this country where there is no discrimination, where there is justice, where there is true equality of opportunity, would make better institutions all over the world. More diversity, better opportunities, make for better climate of ideas. So we are all beneficiaries of this. और वैसे भी मुझे लगता है एजुकेशन का अगर एक कोई टेस्ट है तो ये है कि क्या वो मुझे अपने जन्म के बंधन से मुक्त कर सकती. उपनिषद का है कि विद्या वो है जो आपको मुक्त करती. एंड आई रियली फाइंड दैट वेरी पावरफुल. द होल पॉइंट ऑफ एजुकेशन इज टू लिबरेट अस फ्रॉम द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ.
our ability to, I may be born a man, I cannot change it, but why should it prevent me from understanding what happens to women students in universities? I may be born in upper caste or an OBC, but why should it prevent me from acknowledging that OBCs are involved in large number of cases of atrocities against Dalits? To me, the sign of education is the ability to recognize these things, ability to move away from the accident of birth, and ability to see things for what they are. इसलिए मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की बहुत इंस्टीट्यूशंस, जो हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़ी बड़ी डिग्री देती हैं, वो डिग्री तो देती हैं, एजुकेशन नहीं देती. एंड सैडली दिस अप्लाइज टू सम ऑफ द top institutions of this country, which produce people with degrees who get very quick jobs in the US, but who think about and speak about women exactly as their grandfather may have spoken. सचमुच एजुकेटेड हिंदुस्तानियों का मैं देखता हूँ कि औरतों के बारे में बिल्कुल वैसी बात, मतलब कई बार तो मुझे लगता है मेरे गांव में लोग ज़्यादा सेंसिबली बात करते हैं, इनके ज़ुबान में अंग्रेज़ी आ जाती है बात, लेकिन औरतों के प्रति रवैया बिल्कुल वैसा रहता है, कुछ चेंज नहीं होता. और कास्ट पे भी, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हैपन टू कम फ्रॉम अपर कास्ट, ऐसा नहीं कि कोई अपर कास्ट वाले लोग कोई पर्टिकुलरली कोई उनमें कमी है ना, कोई, जैसे मैंने कहा, these are all accidents of birth, nothing particularly good, nothing particularly bad about it. But because some of our top technology institutions are full of people with one kind of social background, they speak about students from SC, ST community especially in exactly the same way as a jamidar would speak in a village. बस वो लैंग्वेज अंग्रेजी हो जाती है, थोड़ा सा आपको लगता है सोफिस्टिकेशन आ गया, बट देयर इज नो सोफिस्टिकेशन हियर. आई एम देयरफॉर वेरी हैप्पी टू सी all of you here. For me, let this one incident, as I said, it's a trivial difference if you ask me, between 2012 and 2026. But in history, very big things begin with instances which appear trivial. The Gujarat movement, Nav-Nirman movement, which finally led to Bihar movement and emergency, started with complaints about mess food. I mean, can there be something more trivial than that? But it led to collapse of government and led to big things. I'm really hoping that this particular incident would become a trigger point for not merely a mobilization of SC, ST, OBC. No, that's not the only thing I want. I want a mobilization on issue, sensitization and mobilization in favor of social justice. And when I say mobilization for social justice, it does not mean mobilization of SC, ST, OBCs. Because there are many OBCs who would relate to SCs exactly in the same way, which is a casteist way. There are so many SCs who relate to SCs, the most disadvantaged SCs, in a way which is exactly casteist. So what we want is a mobilization of all sections of our society who stand against the caste system and its inequalities. This, to my mind, could be the beginning of a social movement leading towards annihilation of caste. Thank you very much. साथियों, आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं सर से. And as I said, anyone who strongly disagrees gets first preference. आप strongly disagree करना पड़ेगा आपको फिर. आपने हाथ तो उठा दिया.
एक पॉइंट जो आप अच्छा ठीक है, हाँ आप एक मिनट, नहीं मिस किया वो अलग है। हाँ। अगर किसी को, मैंने शुरू में कहा था, आई नो दैट देर आर स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन. There could be those who have protested against 2026 regulations. There could be those on this, there are people on this campus who believe that this was discriminatory itself. If there is that kind of question, please feel free to ask. You get first preference, and I try to give as honest a response. Yeah, please. I see a hand there at the back. Please. Yeah. एक मिनट, how do we, you have to shout or you have to come here? Come closer. Can Come you come closer. here? Yes. Yeah. Yeah, you are audible to me. ठीक है, आप बोलिए तो. Yeah. Yeah. स्पीक लाउड कार नहीं वहाँ पहुंचे तक आ नहीं पाए. मैं I'll repeat what she said. Yeah. Sir, I think you have also mentioned about the instances of caste-based discrimination and how this UGC Equity 2026 also mentions explicitly about all of it. But it also mentions about the discrimination that is often faced by persons with disability, especially with respect to UGC and UGC Net and even in a lot of campuses that you have seen. So what is your stand with regard to that? Because we haven't addressed disability in this lecture. So what is your stand with regard to it? So she says that this 26 regulation also talks of discrimination against persons with physical disability, and why have I not addressed that in the lecture, and what is my stand on that? It's very important, and thank you for reminding us of that. The only reason I did not speak about it is because the provisions on discrimination against persons with physical disability are identical in 2012 and 26. There is absolutely no change, and therefore there is no controversy. This does not even figure. That's why it did not get that kind of attention. But now that you've asked a question, let me say 2 or 3 things. UGC and other higher education institutions have different kinds of regulations for different categories. For example, this particular regulation mentions gender, but there is nothing detailed on gender on it because there are separate guidelines on sexual harassment and so on. There is nothing on ragging here because there are separate guidelines on ragging. In the case of persons with disability, again, I go back to the time when I was a member of the UGC, and there was a committee which actually I had chaired on how we need to transform our higher education institutions, keeping the various forms of disability in mind and how do we transform that. Unfortunately, by the time I left or I was thrown out of the UGC, the committee did not finish its work, and they have not come out with a separate set of guidelines. But I think what we need is this mentioning of it in this particular guideline is all right. As I said, that's exactly the case with 12 and 26 are identical. But what we need is more detailed guidelines specifically focused on this issue. That would be something that we need to talk about. I hope that answers the question. No. Yeah. Why don't you? Counter question here. Yeah. Sir, if there is no change with regard to 2012 and 2026, don't you think that is itself a mark of controversy? Mark of a If the controversy will not change as per the changing needs of people with disability, then how can we, expect that level of justice? Because now we are living in 2026, where there is so much of emphasis on computers and accessibility, as compared to what we were doing in 2012. So don't you think that is itself a mark of controversy where there is no change? So the question is the absence of change itself, should it not be controversial? Why was it not changed? Because times have changed, requirements have changed. Number one, it's an anti-discrimination regulation. So it covers only the discrimination part of it. It does not cover the
providing of infrastructure part of it. So there is a positive part and there is a negative part. This particular regulation is only about the negative part, about what is about harassment, victimization, denial, and discrimination. On that, as I said, I would want a slightly more detailed definition. But please remember that this is only the negative part of that. What we need is actually a more detailed positive specification of what the university must have by way of infrastructure, by way of study material, by way of housing spaces, but that cannot be covered by discrimination regulation. That has to be part of another regulation, which I would advocate and I am in favor of. सर माय क्वेश्चन ये है कि यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में उस तरह से जिस तरह से वर्ष 2019 में एससी और एसटी के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि एक हद तक मतलब इस पर रोक लगाने के लिए, तो उसके अगेंस्ट दलित और एससी एसटी किस तरह से भारत बंद का आह्वान करते हैं और सरकार घबरा जाती है और सुप्रीम कोर्ट को उस पर रोक लगाना पड़ता है, तो उस तरह से यूजीसी के समर्थन में क्यों नहीं उतर सकते हैं, क्यों नहीं उतर रहे हैं एससी एसटी और ओबीसी के समुदाय के लोग? क्या उनके हिस्से हायर एजुकेशन जो है उनके हित का नहीं लगता है या उनके इंटरेस्ट में? देखिए जी, 2019 वाला वाक़या आप बता रहे हैं, 2019 अप्रैल 2 अप्रैल का जो है वाक़या है ना, वो एक बिल्कुल वो दैट वाज अबाउट SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट, जो बहुत ही मेजर